हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, एसिड मतलब क्या होता है? अम्ल, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स यानी न्यूक्लियस के अंदर का एसिड्स, ठीक है। जैसे ये सेल है, जैसे ये सेल्स है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा? बात यहाँ ये उठता है कि न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा। देखिए, पहला बार न्यूक्लियस के अंदर ही डिस्कवर्ड किया गया, खोजा गया था। तो ऐसा बोला जाता था पहले कि न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी के नाम पर न्यूक्लियस के अंदर पहली बार देखा गया था, इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, एमआरएनए है ना, ये साइटोप्लाज्म में भी होता है न्यूक्लिक एसिड। जैसे न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये डीएनए, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर पहली बार डिस्कवर्ड किया गया था, इसी की वजह से इसका नाम क्या रखते हैं? न्यूक्लिक एसिड रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस के अंदर ही सिर्फ होता है, ये साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, एमआरएनए के फॉर्म होता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए है ना। मैसेंजर आरएनए क्या है? एक तरह का न्यूक्लिक एसिड से, ठीक है। तो देखते हैं न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? डीएनए। दूसरा क्या है? आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि आपसे पूछे डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है फुल फॉर्म? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड और ये न्यूक्लिक एसिड तीनों कॉमन है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड के कितने टाइप? 2 टाइप्स। कौन कौन? डीएनए और आरएनए। तो देखिएगा, इसमें डी लगा हुआ है। डी मतलब क्या करना? रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना। क्या चीज को भाई? ऑक्सी मतलब किसको? ऑक्सीजन को। कितने नंबर? 1 नंबर प्राइम से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। किसमें से? राइबोस शुगर में से। राइबोस शुगर में से, ये आरएनए में से बोल सकते हैं। आरएनए में से क्या क्या निकाल दिए भाई? ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा। यानी कि राइबोस शुगर में से क्या निकाल दिए? ऑक्सीजन निकाल दिए। तो जब ऑक्सीजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए। कितने ऑक्सीजन निकालेंगे? 1 ऑक्सीजन निकालेंगे। ध्यान दीजिए, 1 ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ये आरएनए क्या चीज में तब्दील हो गया? डीएनए में तब्दील हो गया, ठीक है। तो राइबोस शुगर में से क्या निकाल दिए? ऑक्सीजन निकाल दिए। तो यानी कि आरएनए क्या चीज में तब्दील हो गया? डीएनए में। पहली बार क्या था? आरएनए हुआ करता था, अब जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर डीएनए मिलता है। यानी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डीएनए होता है, ठीक है। जैसे कि वायरस होता है, वायरस का नाम सुने होंगे आप लोग। वायरस में जेनेटिक मटेरियल कुछ ऐसे वायरस होते हैं, कुछ ऐसे वायरस होता है, कुछ ऐसा वायरस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। लेकिन ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसमें आरएनए भी हो और डीएनए भी हो। ऐसा कोई वायरस है ही नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। लेकिन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए आरएनए दोनों होता है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकता है, आरएनए भी होते हैं। ये डीएनए बेटा, ये क्या होते हैं? मोर एक्टिव होता है। डीएनए क्या होता है? ये डीएनए क्या होता है? मोर एक्टिव होता है। आरएनए क्या होता है? लेस एक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, रिएक्टिविटी आरएनए का ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी आरएनए का ज्यादा होता है, जबकि डीएनए की रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो स्टेबल कौन हो गया? डीएनए ज्यादा स्टेबल हो गया। तो बताइए, डीएनए भी एक लाइफ में है और आरएनए भी है। यहाँ जेनेटिक क्या होना चाहिए और नॉन जेनेटिक क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे जेनेटिक डीएनए हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल डीएनए होता है, इसलिए जेनेटिक क्या हो जाएगा? यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। यहाँ पे आरएनए क्या हो जाएगा? नॉन जेनेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? नॉन जेनेटिक हो जाएगा। ये दोनों क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? दोनों जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ जेनेटिक मटेरियल का काम क्या कौन करेगा? जब दोनों प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करेंगे, ठीक है। अब सिंगल है ही भाई, अगर आरएनए है तो आरएनए ही है, सिंगल आरएनए ही है तो क्या करेगा?
मजबूरन बस आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा इसमें, डीएनए है तो अति उत्तम, डीएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आपका न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा डीएनए, डीएनए डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो डीएनए से डीएनए बनने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जब आरएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको? आरएनए रेप्लिकेशन। आरएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। जब आरएनए से जब डीएनए बनेगा इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से रखिएगा इसका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ध्यान से रखिएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी उल्टा काम कर रहा है। ध्यान रखिएगा, डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो क्या बोलना है इसको? डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलेंगे? आरएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। और डीएनए से आरएनए बनेगा तो क्या बोलना है? ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बनना है तो क्या बोलना है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो क्या बोलेंगे? देखिए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स है। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स है। ये प्रोटीन में तब्दील हो रहा है ना, तो न्यूक्लिक एसिड तब्दील हो रहा है, प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है? अमीनो एसिड्स। चेंज ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। देखिए अमीनो एसिड कितने तरह के होते हैं? ये 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं बेटा, ठीक है। नाम कौन कौन है? एलानिन, अर्जिनिन, एस्पाराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टोडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथोनिन, प्रोलिन, फिनाइल एलानिन, सीरिन, टेरोसिन, ट्रिप्टोफैन, थैरियोनिन, वैलिन। ये 20 तरह के अमीनो एसिड है। इससे से मिलके क्या बने रहते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। इस पीसों को हम याद करवाएंगे, लिख के दे देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। सब लिख देंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनेगा? प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। प्रोटीन से क्या बनेगा? एंजाइम। जैसा प्रोटीन वैसा ही एंजाइम बनेगा, ठीक है। मान लो एक तरह का प्रोटीन है, एक तरह का एंजाइम बनेगा, है ना। जिस तरह का प्रोटीन रहेगा उसी तरह का एंजाइम बनेगा। अब एंजाइम जैसा होगा वैसा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, ठीक है। जैसा एंजाइम रहेगा बॉडी में वैसा ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा। जैसा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे वैसा ही कैरेक्टर कंट्रोल कर पाएगा, कैरेक्टर हो पाएगा। कैरेक्टर क्या है? ये सब कौन करवा रहा है? सब डीएनए करवा रहा है, सब डीएनए करवा रहा है ना। जैसे कि डीएनए से डीएनए बन रहा है तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए से क्या बन रहा है? डीएनए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा में काम कर रहा है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से आरएनए बन रहा है तो फिर से क्या बोलेंगे? आरएनए रेप्लिकेशन। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन इसको बोलेंगे। क्या बोलना है? ट्रांसलेशन बोलेंगे इसको, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इसी बोलते हैं ट्रांसलेट करना। तो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड से क्या चीज कन्वर्ट हो गया? प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया। एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, इसीलिए ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसा प्रोटीन वैसा ही एंजाइम बनेगा। एंजाइम रहेगा तभी मेटाबॉलिक रिएक्शन संभव है, बिना एंजाइम का किसी तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन संभव नहीं है। एंजाइम रहेंगे तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक रिएक्शन। जब मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा तभी किसी तरह का कैरेक्टर कंट्रोल हो पाएगा। ये सब करवा कौन रहा है? ये सब डीएनए करवा रहा है, सब डीएनए करवा रहा है। बात समझ में आया?
टर्म होता है म्यूटेशन, एक टर्म होता है म्यूटेशन, ठीक है। एक टर्म होता है इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सडनली किसी कैरेक्टर का चेंजिंग आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है। यानी छोटे अमाउंट पर होता होगा, जैसे कि कोई आदमी है, ये आदमी है, इसका टेल मान लो इसका टेल 5 फीट का है, 5 फीट का है, जनरेशन फर्स्ट है, ये पहला जनरेशन है। दूसरे जनरेशन जाते जाते इसका टेल मान लो हो गया 4.5 हो गया। ये जो छोटे अमाउंट पे चेंजिंग आया। अब देखिए तीसरा जनरेशन आते आते क्या होता है, इसका टेल और थोड़ा छोटा होता है, यानी 4 फीट का हो गया। देखिए छोटा छोटा अमाउंट पे चेंजिंग आ रहा है, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो रहा है गायब हो गया टेल, एक बार गायब नहीं हुआ टेल, छोटे छोटे अमाउंट पे क्या हो रहा है, चेंजिंग आ रहा है। इसी छोटे छोटे अमाउंट को चेंजिंग को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। हमेशा आता है सडनली, सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज इन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सडनली किसी कैरेक्टर का चेंज होना और हमेशा के लिए चेंज आना, इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। बिना म्यूटेशन का इवोल्यूशन का तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। यानी कि छोटे छोटे अमाउंट में चेंजिंग हो तब ना क्या होगा कि एक बार टेल खत्म होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि अभी पहला जनरेशन में टेल है, दूसरा जनरेशन टेल ही गायब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत छोटा हो सकता है, धीरे धीरे क्या होगा, गायब हो जाएगा। आगे जनरेशन आते रहते, इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन होगा तभी इवोल्यूशन संभव है। समझ में आ गया? अब बायोलॉजी पढ़ते हैं लोग। देखिए बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी करना। यानी लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। लाइफ के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी बोल सकते हैं। जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर बोला जाए कि बायोलॉजी जो टर्म दिया हुआ है किनका दिया हुआ है, तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। क्या दिया हुआ है? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस के द्वारा दिया हुआ है। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस का दिया हुआ है, इनका टर्म दिया हुआ बायोलॉजी। लेकिन फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना है। ये तो सब जानता होगा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। लेकिन टर्म किन्होंने दिया बायोलॉजी? तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, इन्होंने दिया थे बायोलॉजी टर्म को, ठीक है। देखिए एक टर्म होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, एक टर्म होता है डेड। तीनों में डिफरेंस देखते हैं। एक टर्म होता है लिविंग, नॉन लिविंग, एक टर्म होता है डेड। लिविंग जो भी जिंदा है, डेड को क्या बोलते हैं ना, कोई आदमी डेड कर गया ऐसे बोलते हैं ना। पहले जिंदा हुआ करता था, अब वो क्या हो गया? मर गया। देखो लेट गया, सो गया है ना, ये डेड कर गया, तो इसको डेड बोलते हैं। और नॉन लिविंग क्या? न कभी जिंदा हुआ करता था, न कभी होगा। ये देखिए ये क्या है? पेन है ना। ये लिविंग है क्या? ये डेड है क्या? नहीं, ये नॉन लिविंग। क्या है? नॉन लिविंग। हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होता है। लिविंग एंड नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है? लिविंग में क्या होता है ना, ध्यान से देखिएगा। लिविंग में क्या होता है? देखिए बच्चा लोग से पूछिएगा या 9th 10th तक भी पूछिएगा, लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस पूछिएगा तो क्या बोलेगा? ग्रोथ हो रहा है तो लिविंग है, ग्रोथ नहीं हो रहे हैं तो नॉन लिविंग है। रिप्रोडक्शन हो रहा है तो लिविंग है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो नॉन लिविंग है। ये सब जनरल बात बोलता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान देना बेटा, ठीक है। पहला क्या होता है ना, लिविंग होने के लिए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए हम लोग प्रेजेंट ऐसे लिखेंगे, एब्सेंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना इसका। ये प्रेजेंट हो गया आपका, ये एब्सेंट हो गया। तो यहाँ प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, प्रेजेंट है। ये सबसे लिविंग का कैरेक्टर है प्रोटोप्लाज्म का प्रेजेंट होना। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो लिविंग नहीं होंगे, सिंपल सा बात है। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मैटर ऑफ सेल्स। सेल्स का लिविंग मैटर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म होना बहुत जरूरी है लिविंग होने के लिए। अभी कभी जाओ पत्थर को फोड़ो तो क्या प्रोटोप्लाज्म मिलेगा क्या? अब इसको काटोगे, बोलोगे सर ये लिक्विड है, इंक मिलेगा लिक्विड इसके अंदर, तो ये भी प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म नहीं है बेटा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। कभी भी नॉन लिविंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म के अलावा, जेनेटिक मटेरियल, जिसको बोलते हैं अनुवंशिक पदार्थ। कौन होता है, डीएनए और अभी पढ़े हम लोग आरएनए। ये होना चाहिए लिविंग होने के लिए, ठीक है। लिविंग होने के लिए डीएनए और आरएनए होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल के प्रेजेंटेशन। देखिए अभी ये पेन है, ये मान लो पेन मेरा है, इसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ किसका पेन है। आप लोग बोल रहे हैं मेरा पेन है, हम बोल रहे हैं मेरा पेन है। तो क्या तीसरा आदमी ऐसा कि बोल सकता है इसका जेनेटिक मटेरियल चेक करो पता चल जाएगा किसका पेन है, मेरा है कि आपका? ऐसा नहीं बोलता है, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि लिविंग के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन एक लड़का रहेगा ना, अगर लड़का है बुलाया हुआ है, इसमें पता चल जाएगा आपको। ये बोल सकते हैं चलो दो आदमी बोल रहा है कि ये बच्चे मेरे हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका डीएनए चेक करवाएंगे, इससे पता चल जाएगा कि दोनों में से किसका है ना। लेकिन पेन के लिए हम कैसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जानता है लोग, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या मिल जाता, आपका मान लो मोबाइल खोया तो उससे पता चल जाता मेरा मोबाइल है कि आपका मोबाइल है ना। तो ऐसा ये लिविंग का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हुआ, ये लिविंग का कैरेक्टर है। लिविंग के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। जब ये दोनों रहेगा तभी एंजाइम रहेंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म। और ध्यान रखिए एक टर्म होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन लिविंग के अंदर ही होता है, म्यूटेशन लिविंग के अंदर ही होता है, ठीक है। म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन की वजह से क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएंगे, इवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा लिविंग का कैरेक्टर, तो एंजाइम होगा, एंजाइम होगा तो क्या होगा, एंजाइम सिस्टम होंगे, एंजाइम सिस्टम होगा। जब एंजाइम सिस्टम होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे। क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगा, ठीक है। अब इसके बाद जितना बोलना, इस साइड कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर, ठीक है। इसके बाद जितना भी लगाना चाहते हैं, रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, होम्योस्टेसिस, ये सब लगा सकते हैं। एक टर्म होता है होम्योस्टेसिस, तो होम्योस्टेसिस में लिविंग का कैरेक्टर ही है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में लिविंग का कैरेक्टर ही है बेटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म तो होता है एनाबॉलिज्म, और क्या होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब बनने वाले प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस, है ना। एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, या बोल सकते हो फॉर्मिंग प्रोसेस। जैसे कि बोल सकते हो आपको 2 जोड़ 1 तो क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 3, ये बन गया ना 3, इसमें 3 क्या हुआ बना, तो क्या बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, बनने वाले प्रोसेस। और कैटाबॉलिज्म क्या है, इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, यानी टूटने वाले प्रोसेस है क्या कैटाबॉलिज्म। जैसे कि 3 को हम तोड़ेंगे, 3 को तोड़ेंगे तो क्या चीज में टूटेगा 2, और क्या चीज में 1, ऐसे हो जाएगा, अलग हो जाएगा दोनों। ये क्या होगा टूटने वाले प्रोसेस हो गए कैटाबॉलिज्म। पसंद में आ रहा है, एनाबॉलिज्म सीधे याद रखना है, बनने वाले प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म क्या है टूटने वाले प्रोसेस है। दोनों को मिला के सब ओवरऑल मिला के क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जितने भी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हो रहे हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं
मेटाबॉलिज्म। बोल सकते हैं ऐसे डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, एक टर्म होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर इक्वल स्टेज बनाए रखना। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या करता है, होम्योस्टेसिस में क्या होता है, होम्यो मतलब इक्वल, स्टेसिस मतलब स्टेज, यानी कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। जैसे हमेशा देखिए होगे हम लोग होम्योस्टेसिस करना अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आपको बात करें, डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, द फिनोमेना बोल सकते हैं, द फिनोमेना टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट इन कांस्टेंट। इसमें क्या करते हैं, हमारे अपने बॉडी के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। हमेशा बॉडी का हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री ही होता है ना, इतना ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, गर्मी आया तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 100 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये 37 डिग्री होगा, लेकिन हम लोग अपने बॉडी का कॉन्सेंट्रेशन को इतना मेंटेन किए रहते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे मेंटेन करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी को होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय। ध्यान देकर पढ़ाई करना। ठीक है।